सभी सखियों सहेलियों को और हमारे सभी श्रोताओं को रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। नमस्कार मंजरी। मौसम तो बिल्कुल नमस्कार रेणु जी। और मौसम तो बिल्कुल बाहर तो एकदम सर्द हो रखा है और हमारे इधर भी सर्द हो रखा है ना, है ना, बहुत ज्यादा। और देखिए हम लोग बातें करेंगे ना तो बहुत सारी बातें निकलती चली आएंगी, है ना, चली आएंगी तो थोड़ी गर्माहट आ जाएगी ऐसा? बिल्कुल, जैसे मुंह खुल जाता है ना तो फिर मजा आ जाती है, मजा आ जाता है। या यूं है कि पता नहीं चलता कि समय कब गुजर गया, या मौसम क्या है और वातावरण क्या है, आसपास क्या है। लेकिन भाई हम सजग हैं क्योंकि आप बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कार्यक्रम सुनने का, तो जाहिर है कि बिल्कुल हमें तो हम सजग भी हैं और हमें बातें भी करनी बहुत सारी और हमें बताने भी हैं कि आज हमने क्या विषय चल पड़ी तो कहाँ तक जाएंगी। और वहीं बढ़हल फल के फायदे के बारे में हम बताएंगे आज। और धारावाहिक नेत्री का दिन है जी, नेत्री का दिन है और इसका हम 13वां भाग सुनेंगे। सांसद अपराजिता सारंगी भुवनेश्वर उड़ीसा से शाइना एनसी की बातचीत जो है वो सुनेंगे, यानी कि नेत्री धारावाहिक हम सुनेंगे शाइना एनसी के साथ। और आज का दिन जो है वो मुकर्रर है क्रांतिकारी हमारी बहनों के लिए, तो जाहिर है कि हम उन्हें याद करेंगे और उनमें याद करने में नाम आता है आज हमारे पास है उमाबाई कुंडापुर जी का। जी, मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने में ऐसी बहुत सी क्रांतिकारी महिलाओं का जिक्र हमेशा हमें देश प्रेम की ओर प्रेरित करता है रेणु जी। और वे अपनी जान की बाजी लगाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पन्नों पर अपना नाम अंकित कर जाती हैं। बिल्कुल। और कुछ ऐसी ही नायिकाएं हैं जिन्हें हम पहली बार सुनते हैं और ये भी उन्हीं में से एक हैं, क्रांतिकारी महिला उमाबाई कुंडापुर, और जो कि एक बेहद साहसी महिला जिन्होंने एक बड़े स्वयंसेवी संगठन की नींव रखी। वो दौर या स्वतंत्रता संग्राम, वो दौर था स्वतंत्रता संग्राम का, क्योंकि उस वक्त महिलाएं सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही सीमित थी, पुरुषों के बीच आना अच्छा नहीं माना जाता था। बिल्कुल, ये बहुत पुरानी बात है। और ऐसे में उमाबाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मदद करने के लिए निकल पड़ी और ऐसे में उन महिलाओं को भी एकत्र करने का उन्होंने प्रयास किया जो घर की चारदीवारी में थी। उन्हें आज़ादी क्या है, इसके मायने क्या है, ये देश हमारा है, हमें इसके लिए कुछ करना है, ऐसी बहुत सारी बातों को, उन भावनाओं को उन तक पहुंचाया, उन्हें जगाया, उन्हें समझाया और आज़ादी की लड़ाई में उन्हें जोड़ा, इस संघर्ष में उन्हें लेकर आई बाहर। बहुत बड़ी बात है और इसमें उन्होंने अपना योगदान दिया। उमाबाई कुंडापुर का जन्म 1892, अब सोचो किस समय की बात है जी, बहुत मतलब एक सदियां बीत चुकी है इस बात को। तो मैंगलोर में हुआ था और गोलीकेरी कृष्णाराव और जुगनाबाई के यहाँ आपका जन्म हुआ। और पहले उनका नाम प्यार से भवानी पुकारा गया और बाद में उनका परिवार मुंबई आकर रहने लगा। और 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में, उस समय यही तरीका था, यही प्रचलन था, उनका विवाह संजीव राव कुंडापुर से हो गया और इस तरह से वो भवानी से उमाबाई कुंडापुर हो गई। यानी उनका मैके में नाम भवानी रहा होगा और बाद में बदल गया। और उमाबाई का ससुराल समृद्ध था और उनके ससुर आनंद राव कुंडापुर के जो थे वो खुले विचारों के थे और उन आगे की सोच रखते थे वे। और वे हमेशा लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के समर्थक थे, पक्षधर थे। इसी कारण उन्होंने अपनी बहू यानी उमाबाई की शिक्षा जारी रखवाई। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई उसके बाद अपने ससुर के साथ गौ देवी महिला समाज के जरिए महिला शिक्षा पर कार्य प्रारंभ किया उन्होंने करना। और साल 1920 की बात है, बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु के उपरांत उनकी जो शव यात्रा थी वो मुंबई से जब निकाली जा रही थी तो मुंबई की सड़कों पर भीड़ इतनी उमड़ पड़ी थी कि उसी का एक हिस्सा उमा जी थी अपने पति के साथ। और उसी दिन से देश प्रेम की लौ उनके हृदय में जल उठी थी। बस वो जो लौ थी वो जब जगी उनके मन में तो वहाँ उस वक्त जो पार्टी थी वो उससे जुड़ गई। ऐसा नहीं कि सिर्फ लौ जगी, उसके लिए बाकायदा उन्होंने सक्रिय हुई, सभी गतिविधियों में वो भागीदार बनती रहीं और घर घर जाकर खादी पहनने के लिए लोगों को प्रेरित करती रही, जागरूक किया लोगों को कि किस तरह से स्वदेशी आंदोलन में आप हिस्सेदार बने और लोगों तक स्वदेशी आंदोलन कैसे पहुंचे ये भी उन्होंने किया। और उन्होंने इसके लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ घर घर गई बल्कि एक नाटक तैयार किया, वो नाटक खेला करती थी जिससे लोगों में जागरूकता आने लगी, क्योंकि एक रोचक अंदाज होता है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। उमाबाई की राजनीतिक गतिविधियों में उनके पति और ससुर का भी पूरा समर्थन रहता था, तभी वो ये सब कर पाई। और कितनी बड़ी बात है ना मंजरी कि 1923 में, कितनी पुराने ज़माने की बात है, जब टीवी के कलाकार 1923 में वो इस तरीके की गतिविधियां उसके पहले कर रही थी। अब जाहिर है कि 1892 में जन्म हुआ तो कितने पहले की बात है। ये सब वो करती रहीं, लेकिन वहीं उनके पति की जो मृत्यु हुई टीबी के कारण, तो फिर वो बहुत टूट सी गई
और फिर धीरे धीरे जैसा कि उनके जो ससुर थे वो भी पढ़े लिखे थे, बहुत समर्थन करते थे, उन्होंने उनको संभाला और उनको फिर हुबली लेकर चले गए। बिल्कुल रेणु जी, किसी का तो चाहिए आपको सपोर्ट तो चाहिए। हुबली में कुंडापुर परिवार की काफ़ी जायदाद थी और यहाँ आकर उनके ससुर ने कर्नाटक प्रेस शुरू किया और बच्चों की शिक्षा के लिए तिलक कन्याशाला की स्थापना की और इसकी सारी जिम्मेदारी उन्होंने उमाबाई को दे दी, वो उसकी उठाती थी। उमाबाई ने एक और स्वतंत्रता सेनानी कृष्णाबाई पंजीकर के साथ मिलकर महिलाओं के लिए भगिनी समाज संगठन की नींव भी रखी। हुबली आने के बाद उमा ने यात्राएं कर्नाटक की बहुत सारी की और आज़ादी की लड़ाई में लोगों को जोड़ा। यहाँ उनकी मुलाकात हिंदुस्तानी सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर NS हार्डिकर से हुई। यहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी ड्रिल, सेल्फ डिफेंस, कैंप में रहना, बुनाई और श्रमदान की, और जिसे उमा देवी ने बाखूबी वो ट्रेनिंग ली, सीखा उन्होंने वो सब। और हार्डिकर उमाबाई के जोश और लोकप्रियता से प्रभावित थे। हार्डिकर जो थे, इस तरह से वे सेवा दल की महिला विंग का अध्यक्ष उनको बना दिया गया उनकी प्रतिभा को देखकर। और क्योंकि जाहिर है कि वो इतनी मेहनती थी भी और बहुत कुछ कर रही थी। मतलब सोचो ना कितनी प्रतिभा संपन्न थी। सिर्फ उन्होंने काम नहीं किया बल्कि बुनाई सीखी, एक तरह से कार सेवा की भी बात की उन्होंने, फिर नाटक भी खेलती थी। तो बहुत गुणी क्षमता चाहिए, गुणी महिला थी। तो उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि महिलाएं घरों से निकल पड़ी और बेलगाम में महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। इनमें बच्चियां और विधवाएं तक शामिल हुई। चौपाटी पर नमक बनाने के आंदोलन में सबसे आगे रहने वाली कमला देवी चट्टोपाध्याय को भी उमाबाई से ही प्रेरणा मिली थी। उन्होंने एक बार कहा था कि वे उमाबाई के विनम्र स्वभाव और लोहे की तरह ठोस इरादों से प्रभावित होकर ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी। तो इस तरह से कितनी बड़ी बात है। जी, किसी ने कहा उनके लिए। और पूरे नमक सत्याग्रह में उमाबाई एक ठोस ताकत की तरह डटी रही और इस वजह से साल 1932 में ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और यरवदा जेल में उन्हें 4 महीने की सजा काटनी पड़ी और उनका स्कूल व प्रेस भी बंद करा दिया गया। यानी कितनी विषम परिस्थिति थी। जब वे सजा से मुक्त हुई तो अब उन्हें पता चला कि उनके ससुर भी गुजर चुके हैं, जो एक सहारा था वो भी चला गया, संबल था। फिर उन्हें ऐसा सदमा था कि वो सह नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मजबूत इरादों की मालिक थी वो, तो बस वही उनका सहारा था। फिर अपने इरादों को उन्होंने बल दिया और उन्होंने निर्णय लिया कि उनके दिखाए पथ पर ही चलेंगी, यानी अपने ससुर के दिखाए पथ पर चलेंगी। नमक सत्याग्रह के जो बंदी थे वो बेघर बेसहारा हो गए थे, उनके पास खाना पैसा कुछ भी नहीं था। ऐसे में उमाबाई ने मंजरी बहुत बड़ा काम किया, घर के दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए, उन सेनानियों के लिए। और इन स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने खाना खिलाती थी, घर दिया उन्होंने, मतलब यानी कि छत मिल गई उन लोगों को। और जो घर जाना चाहते थे, जैसे कोई अपने घर जाना चाहते थे तो उन्हें वो पैसे दे देती थी। तो इस तरह से उनका पूरा घर जो था वो देश के हर सेनानी का आसरा बन गया था। उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने आज के तारीख में भी कौन देता है, कौन कोई नहीं किसी के लिए करता है। तो यानी कि घर का दरवाजा खोला, पैसे दिए, खाना खिलाया, तो एक तरह से पूरी तरह से समर्पित हो गई थी। और 1934 में जब बिहार में भूकंप आया, उमाबाई अपने स्वयं सेवकों के संग जाकर उनकी मदद किया करती थी, घायलों और बेसहाराओं को संभालती थी। यही उनकी मुलाकात बड़ी नेताओं में राजेंद्र प्रसाद और आचार्य कृपलानी जी से भी हुई। और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी बीमारी के चलते वे भाग नहीं ले सकी, लेकिन एक बार उनका घर आश्रम भी बना। हाँ, मतलब क्या कहना चाहिए, हमें तो लगता है जो पहले हमने बात बताई वो भी एक तरह से उनका घर जो लोगों के लिए आश्रम ही था। साल 1946 में गांधी जी ने उन्हें कर्नाटक में कस्तूरबा ट्रस्ट का प्रमुख बनाया। उनकी प्रतिभा को देखते हुए गाँव में जाकर शिक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वास्थ्य के बारे में बहुत उन्होंने काम किया। आज़ादी के बाद उन्हें राजनीतिक पदों के लिए बहुत सारे निमंत्रण मिले, आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जी, और यहाँ तक कि सम्मान और जो भत्ता मिलता था उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उसको भी लेने को उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि वे एक देश सेविका हैं और उन्होंने जो भी किया अपने राष्ट्र के लिए किया। उन्होंने अपना जीवन हुबली में अपने छोटे से घर आनंद स्मृति में बिताया और साल 1992 में वे इस दुनिया को अलविदा कह गईं। और आंकड़ों की अगर बात करें तो लगभग 100 वर्ष की आपको आयु मिली और बहुत काम किया। तो ऐसी हम अपनी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जो कि इस तरह से अमर काम करके चली गई। बिल्कुल। तो चलिए, लेकिन फिलहाल कुछ खाने पीने की बात कर लें क्या? खाने पीने की बात कर ले। यह हमारे जो श्रोता है ना, उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। तो एक ने भेजा है कि टेढ़े मेढ़े बिडौल आकार वाले बढ़ल फायदे वाले हैं जी, वो आज
हम जानेंगे। यानी बचपन में तो बहुत खाए हैं, अब तो बाज़ार में दिखते भी बहुत कम हैं। और इनके फूल जो दिखता है वो फल ऐसा ही होता है बिल्कुल। और पीले रंग का उसकी सब्जी बनाई जाती है। कच्चे बढ़ल का कटहल जैसा अचार बनाया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ ने तो पहले देखो भाई, कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा है कि प्रोग्राम का तो इंतजार है क्योंकि आज जानकारी लेंगे, लेकिन बढ़ल किस तरह का होता है मैंने आज तो पहली बार ही सुना है। ऐसे हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है कि हमने ये नाम ही नहीं सुना, इसीलिए तो लाए हैं। जब पहली बार सबको लगेगा कि हाँ ये कौन सा फल है ना। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह की इन्होंने बात लिखी थी और लिखा था इन्होंने कि पके बढ़ल का स्वाद लाजवाब, खट्टा मीठा, ऊपर से हरे भी होते हैं तो भीतर पके सफ़ेद थोड़ा गुलाबीपन लिए होता है। तो भाई हम भी बताएंगे कि इनको कि बढ़ल कैसा होता है। और इसी तरह एक और हमारे श्रोता हैं रेनू जी, उन्होंने लिखा है कि मतभेद के ऊपर लिखा है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन का भेद ना हो। हाँ। तो बातें बहुत लंबी चलती हैं, बातों ही बातों में राज खुल जाते हैं, दिल की बातें कही जाती हैं, अटूट रिश्ते बन जाते हैं, बातों ही बातों में उलझने सुलझ जाती हैं। शब्दों के चुनाव से ही निर्धारित होता है कि बातें कितनी लंबी चलेंगी और कितनी दूर जाएंगी। और इन्होंने वो जेड वाले बना दिए निशान दूरी बता दी है चलती जा रही है बातें तो चलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल हम धारावाहिक नेत्री सुन लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे बढ़ल के बारे में और बातों पर बातें करेंगे। तो हम सुनते हैं धारावाहिक नेत्री शाइना एनसी के साथ। महिलाएं समाज की धुरी हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुकी है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। राजनीति से सेना तक महिलाएं ऊंचे पदों पर काम कर रही हैं और देश के भविष्य में योगदान दे रही है। महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ रहा है। महिलाओं का आगे आना समाज के लिए शुभ संकेत है। ऐसे ही गौरवी महिलाओं के सम्मान में हमारा खास कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है अपराजिता सारंगी जी, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर से लोकसभा सांसद है। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। चर्चा शुरू करने से पहले उनकी जीवन के अब तक की सफर की एक झलक। बिहार के मुजफ्फरपुर में 8 अक्टूबर 1969 को जन्मी अपराजिता सारंगी 1994 बैच की ओडिशा कैडर की IAS अधिकारी हैं। अपराजिता सारंगी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर भी काम किया। अपराजिता की शादी ओडिशा कैडर के IAS अफसर संतोष सारंगी से हुई है। संतोष सारंगी अभी प्रशासनिक सेवा में हैं और केंद्र में नियुक्त हैं। अपराजिता ओडिशा में कई पदों पर काम कर चुकी हैं। इनमें भुवनेश्वर नगर निगम आयुक्त, खुर्दा जिला कलेक्टर और ओडिशा सरकार में स्कूल एवं जन शिक्षा व पंचायती राज सचिव के पद शामिल हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में वो भुवनेश्वर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत हासिल कर संसद पहुंची। आइए उन्हीं से सुनते हैं उनकी जीवन की कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार अपराजिता जी, आप शायद पहली ऐसी सांसद है जिन्होंने 24 साल सर्विसेज में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करने के बाद एक बहुत ही पॉजिटिव करियर को छोड़ के राजनीति में एक रिस्क लिया। आप हमें बताइए कि इसके पीछे क्या सोच थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मुझे एहसास हो रहा था कि यह प्रश्न आप ज़रूर करेंगी शाइना जी। देखिए, मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1994 में आई और भरपूर काम किया। करीबन 19 वर्ष अपने राज्य, अपने काडर उड़ीसा में किया और विभिन्न बहुत महत्वपूर्ण पदवी पर मैं रही हूँ। 4 जिलों में कलेक्टर थी मैं।
उसके अलावा मैं भुवनेश्वर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर रही जी। और सेक्रेटरी रही सब जगह। तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा काम भी किया, अच्छा रहा, अच्छी अनुभूति रही, बहुत सीखा। और उसके बाद मैं करीबन 5 वर्ष दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर भी मैंने काम किया। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे मुहूर्त आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं जब आप अपने दिल की सुनते हैं, आप अपने मन की बात सुनते हैं। तो मुझे 2018 के अगस्त महीने में लगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो मुझे करना था मैंने भरपूर किया, बहुत मन से किया, और जितना देना था दिया और जितना लेना था लिया। जितनी अनुभूति लेनी थी, जितना सीखना था मैंने सीखा, बहुत कुछ दिया। लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं कि अब मैं सीमाबद्ध होकर नहीं रह सकती हूँ, एक बड़ा होराइजन चाहिए और लोगों के साथ काम करना चाहिए। लोक नीति और लोक सेवा करना चाहती थी और बड़ा होराइजन चाहती थी, बड़ा प्लेटफॉर्म चाहती थी। और इसलिए मुझे लगा कि राजनीति लोक सेवा और लोक नीति का सबसे बड़ा माध्यम है। तो मैंने अपने परिवार से बातचीत की, मेरे पतिदेव और मेरे बच्चों के साथ, और मुझे लगा कि अपने दिल की बात सुननी चाहिए और मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा छोड़ दी। तो बिहार की बेटी, उड़ीसा की बहू, ये सफर में आपको लगता है कि किसी का योगदान रहा है, किसी का समर्थन रहा है, तो वो कौन है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मेरे माता जी और पिताजी दोनों शिक्षक शिक्षिका थे जी, और उनकी प्रेरणा से मैं जहाँ भी हूँ, उनके आशीर्वाद से प्रेरणा से हूँ। दुर्भाग्यवशतः वो अब इस दुनिया में दोनों नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। और शिक्षक शिक्षिका थे तो घर में एक पढ़ने का माहौल था, बड़ा ही सकारात्मक परिवेश था। और आप हमेशा एक नंबर से नीचे आपका कोई मार्क होता ही नहीं। बहुत विनम्रता के साथ कहूंगी, कभी भी किसी भी परीक्षा में मैं सेकंड नहीं आई हूँ। लेकिन क्या आपके घर में एक बेटी और बेटा का दर्जा सेम था? नहीं, ऐसा था कि बहुत चुनौतियां देखी हैं, बहुत ऐसे क्षण देखे हैं जो मुझे लगता है लड़कियों को नहीं देखने चाहिए। मैं बिहार से हूँ और बहुत ही कंजर्वेटिव माहौल में बड़ी हुई, और भागलपुर में बहुत छोटा शहर है, पटना से बहुत दूर, राजधानी से बहुत दूर। तो वहाँ पर देखिए, घर में मेरे माता पिता ने बहुत ही अच्छा संस्कार दिया, बहुत प्रोत्साहित करते थे, वरना मैं यहाँ पहुँचती ही नहीं। लेकिन जो परिवार में दूसरे लोग होते हैं, उन लोगों की बस यही ख्वाहिश थी कि बेटी बड़ी हो रही है, इसकी शादी कर दी जाए। हाँ। पढ़ने लिखने से क्या होगा, ससुराल जाना है, सुना तो ये है, मानसिकता थी। सुना है कि आपके माता पिता ने आपको कहा कि 1 साल आपको दे रहे हैं, जो करना है करो, नहीं तो शादी कीजिए। बिल्कुल। तो ग्रेजुएशन की परीक्षा जब खत्म हुई तो मेरा रुझान था, मैं चाहती थी कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए बैठूं। तो मैंने जब अपने माता पिता को कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी तो विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं और एलाइड सर्विस में लड़का है, देखने में भी अच्छा है, और देखो एलाइड सर्विस के लिए तो जितना दहेज था हम लोगों ने कर लिया, और अब तुम दहेज की प्रथा भी बहुत ज्यादा बिहार में, तो उसके अलावा उसके बिना तो हो ही नहीं सकता था। उस समय मैंने अनुनय विनय किया। मुझे याद है शाम का वक्त था, मैं अपने माता पिताजी के साथ टहल रही थी और मैंने कहा कि मुझे 1 साल दीजिए, अभी शादी मत कीजिए, 1 साल दीजिए। तो बहुत विनम्र, बहुत ही प्रार्थना मैंने जब की तो उन्होंने 1 साल दिया और कहा कि इस 1 साल में इस पार या उस पार। तो मुझे लगा कि अब कुछ करना होगा। तो इट वॉज डू एंड डाई सिचुएशन फॉर मी। दूसरे दिन से मुझे याद है शाइना जी, 365 दिन मैंने सूर्यास्त नहीं देखा या सूर्योदय नहीं देखा, दोनों नहीं देखा। पढ़ाई शुरू की, करीबन 12 घंटा रोज पढ़ती थी छोटे से रूम में। और मैं बहुत विनम्रता के साथ कहूंगी कि पहले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जीत गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपराजिता जी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS क्लियर करना, और वो शर्त आपने ठान ली, और उसी साल में मसूरी में आप आपके पति को भी मिले जो उड़ीसा के काडर से थे। जी जी। तो ये भाग्य का खेल था या आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सबका आशीर्वाद, सबकी शुभेच्छा, और ठीक ऐसा ही हुआ जैसा आपने कहा कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में ट्रेनिंग के लिए गई थी मसूरी। 1995 की बात है। ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद वहीं पर मेरे हस्बैंड से
प्रोस्पेक्टिव या रादर वुड बी हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई और फिर हम लोगों ने शादी के लिए हम लोगों ने एक फैसला लिया। लेकिन उड़ीसा काडर मुझे उस समय तक मिल चुका था और वो हैं उड़ीसा के जी। तो उड़ीसा काडर मिल चुका था, तो फिर जान पहचान बढ़ी और फिर हम लोगों ने फैसला लिया। और आपने भाषा भी सीख ली? बिल्कुल, देखिए तो प्रशासनिक सेवा में तो बहुत जरूरी बिल्कुल सीखना पड़ता है और वही भारत की विशेषता है कि आप हर एक क्षेत्र में जाके वहाँ की बोलना, हाल चाल, खाना पीना सब सीखते हैं और फिर आप वहाँ सेवा भी कर सकते हैं। तो मैं आपको विनती करूंगी कि आप ओडिया में छोटा सा संदेश दें। आपण समस्तंकु मोरो नमस्कार। महाप्रभु जगन्नाथंक पाखरे आपण समस्तंक पई प्रार्थना करूची आपण समस्तंकर जीवन सुखमय हो, आपण समस्ते स्वस्थ रहंतु, प्रसन्न रहंतु आउ आमे समस्ते मिसिकी ओडिशा राज्यर प्रगति पई काम करिबा। तो ये है ओडिशा की बहू जो उड़ीसा की बेटी बन चुकी है। बिल्कुल। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि कितना कठिन था ये निर्णय, सक्रिय राजनीति में आना, अपना पूरा करियर एक तरफ आपने दावे पे लगा दिया, जहां आपने कहा कि छोड़ दीजिए और हम यहाँ कोशिश करते हैं, और वो कोशिश के साथ जन सेवा में आप उतरी। सबसे कठिन सीट जो भुवनेश्वर है, जो माना जाता है कि बीजू जनता दल का जो गढ़ है, और वहां आपने एक अफसर अरूप पटनायक जो मुंबई के कमिश्नर रह चुके हैं, उनको भी आपने हराया। क्या रहा ये सफर? बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन इसमें मैं कहूंगी कि महाप्रभु जगन्नाथ का तो आशीर्वाद था ही। उड़ीसा के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, उनका बड़ा आशीर्वाद शुरू से रहा है। मैंने जैसे आपको कहा करीबन 19 वर्ष मैं उड़ीसा राज्य में मैंने काम किया है और विभिन्न पद पदवी पर मैं रही हूं। और किस जिले में मैंने काम नहीं किया है ये पूछिए, विभिन्न भूमिका में मैं रही हूं। तो लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहा और मुझे लगता है कि उनका जो स्नेह, उनकी जो श्रद्धा, उनके आशीर्वाद की वजह से ही मुझे प्रेरणा मिली राजनीति में जाने की। और मुझे लगता है राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोगों की सेवा बहुत खुले दिल से कर सकते हैं, उनसे जुड़ के कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी की अपनी सीमाएं होती हैं, हमें नियम से में बंधा होना होता है, इच्छा कुछ होती है, करना कुछ पड़ता है। सरकार, जो भी राजनीतिक दल सरकार चला रही है, उस दल की मंशा को आंख के सामने रखकर काम करना पड़ता है, दिल आपका कुछ भी कहे। तो अभी ऐसा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से इंस्पायर्ड होके, और मुझे लगता है कि ये जो राजनीति में आना मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा मोमेंट था और एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। इस कम सफर में आपको क्या लगता है कि आपकी उपलब्धि क्या रही है और आपके क्षेत्र में आप क्या कर सकें, ग्रामीण क्षेत्र में, और जो आपको लगता है कि उड़ीसा की जो महिला है और युवा हैं उनके लिए क्या कर सकें? देखिए, अभी तो मैंने राजनीति में सफर की शुरुआत ही की है। मैं करीबन 1 साल 10 महीने सांसद के तौर पे मैंने काम किया और उससे पहले 4 महीने मैं कहूँ उसके पहले मैं राजनीति में आई। तो करीबन 2 साल अभी हुए हैं राजनीति में। तो बहुत काम करना है, सपने बहुत देखे हैं उड़ीसा के लिए। और उड़ीसा राज्य पिछड़ा हुआ राज्य है, दरिद्र है, और मुझे लगता है कि हम सब का काम है, हम सब का कर्तव्य है कि हम इस राज्य को ऊपर करें, क्योंकि यहाँ पर सारे संसाधन मौजूद हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब का ये मिलित उद्यम होना चाहिए कि हम अपने राज्य को, उड़ीसा राज्य को कैसे 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर राज्य में परिवर्तित करें। अभी स्थिति हमारी बहुत ही नाजुक है। अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें, एनुअल इनकम देखें लोगों का, तो दरिद्रता बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि मैं उड़ीसा राज्य को ऊपर ले जाने की दिशा में बहुत काम करना चाहती हूँ, सबके साथ मिलके। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब रथ यात्रा होती है हमारे यहाँ पुरी में, तो जगन्नाथ के रथ को एक व्यक्ति नहीं खींच सकता है, सबको मिलकर खींचना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अब ये जो यात्रा है, ये जो विकास यात्रा है, राजनीति की यात्रा है, उड़ीसा को आगे ले जाने की यात्रा है, ये हम सबको मिलकर काम करना होगा और जगन्नाथ के रथ को हम सबको खींचना होगा मिलकर। तो मैं कहूँगी कि मैं बेरोजगारी दूर करने की दिशा में काम करना चाहती हूँ। महिलाएं 50% हैं,
लोक संख्या हमारी 4.5 करोड़ है, उसमें महिलाएं 50% हैं। तो इन महिलाओं को उठाना, इनका आर्थिक सशक्तिकरण एक, और दूसरा इनकी सुरक्षा और इनकी मर्यादा रक्षा की दिशा में काम करना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अहम है। और मुझे लगता है अगर हम औद्योगिकरण पर बल दें, उड़ीसा राज्य में हर एक जिले में अगर औद्योगिकरण पर बल दें, तो मुझे लगता है ये जो बेरोजगारी की समस्या है बहुत हद तक कम होगी। माइक्रो इंडस्ट्रीज सब जगह होने चाहिए, जैसे हम लघु उद्योग हिंदी में कहते हैं, जिसमें कि महिलाएं जुड़ सकें। और मैं कहूँगी कि ओवरऑल अगर मुझे पूछें तो कृषि क्षेत्र में भी काम करने की ज़रूरत है। मैं शहरांचल की भी बात करूँगी, ग्रामांचल की भी बात करूँगी। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र को मॉडल संसदीय क्षेत्र में परिणत करने की कोशिश में मैं लगी हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ कहूँगी कि 1 साल हुए हैं और इस बार मुझे बेस्ट पार्लियामेंटियन अवार्ड, जी मैं उस पे आ रही थी। लेकिन बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड के लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको मिला? क्या ये आपके सवालों पे आधारित है, या आपके अटेंडेंस पे, या आपके इस कम समय में काम की वजह से? देखिए, मैं तो भुवनेश्वर के लोगों को जिन्होंने मुझे निर्वाचित किया और उड़ीसा के लोगों को जिनका बड़ा आशीर्वाद रहा है, उनको धन्यवाद दूंगी, और चयनकर्ताओं को भी धन्यवाद दूंगी। पहले ही साल में इस तरह का एक रिकग्निशन मिलना मेरे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। लेकिन मैं कहूँगी कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस 1.5-2 साल में मैंने चेष्टा की है लोगों के साथ जुड़ने की। मेरा ग्रीवेंस सेल बहुत ही मैं कहूँगी दमदार होता है, अगर मैं ये शब्द यूज करूँ तो आप मुझे कैसा होता है आपका ग्रीवेंस सेल? मैं गांव में करती हूँ, शहर में करती हूँ, और मैं कभी भी बड़े बड़े मंचों पर नहीं जाती हूँ। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ के करती हूँ, मैं मंदिर में बैठ के करती हूँ, लोगों की बात सुनती हूँ और अपने ऑफिस में भी सुनती हूँ, और सब सारे ग्रीवेंसेस का फॉलो अप किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग राहत पाएं, काम हो उनका, और एक सकारात्मक परिवेश की सृष्टि हो। झगड़ा न करके किसी के साथ हमें काम करवाना है। तो मैं प्रशासनिक अधिकारी भी थी, तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाकर सबका सहयोग लेकर लोगों का काम हो, इस दिशा में मैंने बहुत परिश्रम किया है। 2 साल हो गए, 2 साल मैंने बहुत परिश्रम किया, और विकास ही एकमात्र लक्ष्य। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, विकास की राजनीति की बात करते हैं, तो उनके जो लक्ष्य हैं उन्हीं की पूर्ति में की दिशा में मैं काम कर रही हूँ। तो ये कहना सही होगा अपराजिता जी कि आप शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस करते हैं। बिल्कुल। और हाल ही में एक आत्मनिर्भर भारत को लेके आप क्या कोई भी सेक्टर में स्पेसिफिक काम कर रहे हैं भुवनेश्वर में उस दिशा में? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तैयार किया है। बिल्कुल मैं कहूँगी राजनीतिक संस्था अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये सोसाइटीज़ हैं, और मैंने पर्दे के पीछे रहकर सहयोग किया। मैं सदस्य नहीं हूँ। एक हमने यूथ ऑर्गेनाइजेशन किया है, यूथ फॉर एक्शन, एक हमने अजीता किया है, महिलाओं की संस्था, और एक हमने समर्थ किया है जिसमें बुद्धिजीवी हैं, वृत्तिधारी हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं। इन लोगों को लेकर हमने 3 संस्थाएं हम लोगों ने की है अनराजनैतिक, और ये लोग सेवा कार्य कर रहे हैं, विकास कार्य कर रहे हैं। अब सेवा कार्य में जिस तरह के हम हेल्थ कैंप करा रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं हम लोग। आज भी एक डेंटल कैंप चल रहा है, अभी खबर आई मुझे। आई चेकअप कैंप्स बहुत होते हैं, और फिर रक्तदान शिविर हम करते हैं, प्लांटेशन कार्यक्रम करते हैं, और महिलाओं के लिए एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर्स हम कर रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में 17 जगहों पर हम EDCs कर रहे हैं, एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर, जिसमें अभी 800 महिलाओं को आत्मनिर्भर होने की दिशा में हम ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। 10 व्यवसायों में ट्रेनिंग वो ले रही हैं। स्वयं सहायक गोष्ठियों को काफ़ी मात्रा में हम प्रोत्साहित करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक परिवेश सृष्टि करके समाज के हर एक वर्ग के सदस्यों को लेकर हम काम कर रहे हैं। अपराजिता जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो निंदा करते हैं, कहते हैं कि क्या गलत हो रहा है, लेकिन जब वक्त आता है कि सक्रिय राजनीति में कूदना तो सोच समझ के वो पीछे हटते हैं।
क्या आपको लगता है आज समय आ गया है कि आप जैसे शिक्षित लोग जो एक अलग वर्ग स्तर से आते हैं उनको राजनीति में सक्रिय काम से, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो प्रधान सेवक हैं, तो आप उनकी प्रधान सेविका हैं, ये कहना सही होगा? बिल्कुल। देखिए, हम सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके विचार पथ प्रदर्शक हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत विनम्रता के साथ कहूँगी कि हमें हर तरह के अहंकार को छोड़कर लोगों के साथ जुड़कर लोगों के लिए काम करना है और लोग कैसे आगे बढ़ सके इस दिशा में हमें हमारी सोच होनी चाहिए और उनके साथ जुड़ के हमें काम करना है। एक अंग्रेजी में एक लाइन है, ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। तो किसी भी पद पदवी के लिए किसी भी तरह की ख्वाहिश न रखकर हमें काम करना है और बहुत चुनौती आते हैं। देखिए, जब महिलाएं राजनीति में आती हैं, दिस इज अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, लेट्स एक्सेप्ट इट। और पुरुष प्रधान मानसिकता भी है। पुरुष प्रधान मानसिकता है। तो इस तरह के संसार में हमें अपनी जगह बना के सबको लेकर कहीं भी किसी को न लगे कि हम एग्रेसिव हैं। देखिए, हम विनम्र हों, हम असर्टिव हों, हम एग्रेसिव ना हों। जी, हमेशा ये होता है जब एक महिला थोड़ी अग्रेसिव होती है तो ऐसे देखते हैं कि अरे ये तो बहुत आगे बढ़ना चाहती है। पुरुष वो करता है काम तो कहते हैं कि देखिए कितने सक्रिय और कितना अच्छा उनका फॉलो अप है। ना, बिल्कुल सही। ये तो मानसिकता की बात है। तो मैं सिर्फ एक शब्द कहना चाहूंगी, असर्टिवनेस। एग्रेशन अच्छा नहीं होता है। मुझे तो, मैं महिलाओं को भी, अपनी बहनों को भी ये कहना चाहूंगी कि आप विनम्रता के साथ असर्टिव हों, आप एग्रेसिव ना हों। एग्रेशन की जरूरत नहीं है। हम अपनी बात को बड़ी या विनम्रता के साथ बड़ी दमदार तरीके से कह सकते हैं, बहुत बल उस पर दे सकते हैं, लेकिन एग्रेशन की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने व्यवहार को ठीक ढंग का रखें तो दिक्कत नहीं होती है, काम तो हो जाता है। कौन सा ऐसा अनुभव रहा है इन 2 सालों में जहां आपको लगता है कि हाँ, मुझे आईएएस छोड़ने में और राजनीति में आने में एक सैटिस्फैक्शन हुआ है? मैं तो आपको कहूंगी कि मैं प्रत्येक दिन जब सोचती हूँ कि मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, इतना बड़ा निर्णय लिया और मैं ब्यूरोक्रेसी छोड़कर यहाँ आई, प्रत्येक दिन मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन का बहुत ही अच्छा निर्णय था। बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है जब लोगों का काम हो जाता है और लोग जब धन्यवाद देने आते हैं, दुआ मिलती है उनसे, आशीर्वाद मिलता है उनसे, तो मुझे लगता है कि सार्थक हुआ राजनीति में आना। और मुझे लगता है इतने क्षण हैं, इन 2 सालों में इतने क्षण आए हैं, इतने आशीर्वाद मुझे मिले हैं। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में अगर रहती तो शायद इतने आशीर्वाद नहीं मिलते। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। आपके पार्लियामेंट का सफर के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि कैसे अभ्यास होता है जब आप कोई सवाल उठाने वाले हैं, तो क्या रिसर्च और कौन से ऐसे मुद्दे पे आपने एक भाषण दिया है जहां आपको लगता है कि दिस इज माय मेकिंग अ डिफरेंस इन पॉलिटिक्स? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं फर्स्ट टाइमर हूं और ब्यूरोक्रेसी में भाषण देना, ब्यूरोक्रेसी में रख के मीटिंग करना और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बोलना और पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर खड़े होकर किसी मुद्दे को लोगों को समझाना, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पर जब शुरू में मैं आई थी, जब यहाँ की यात्रा शुरू हुई थी तो थोड़ी झिझक थी, समझ में नहीं आता था। लेकिन मैं कह दूं कि अगर कोई परिश्रम करे तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। मैंने बहुत परिश्रम किया। जब भी समय मिला तो बहुत सारे मैंने डिबेट्स देखे, जितने भी ऑनलाइन डिबेट्स हैं हमारे नेताओं के। आप मुझे पूछे, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कौन सा स्पीच नहीं सुना है? मैंने उनके सारे स्पीचेस सुने हैं। और जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस समय का भी मैंने स्पीचेस सुना है। मैंने आदरणीय अमित शाह जी का सुना है, आदरणीय नड्डा जी का सुना है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इन लोगों के स्पीचेस सुने और सीखने की कोशिश करें तो धीरे धीरे वो कला आने लगती है। अब मुझे झिझक नहीं होती है। मैंने ट्रिपल तलाक बिल जब लाया गया था उस पर मैंने काफी दमदार भाषण दिया था और मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। इनफैक्ट वो यूट्यूब में है, कोई भी देख सकता है। तो मुझे लगता है कि अब तो मैं बहुत सारे बिल्स पे मैंने दिया है। मैंने करीबन 10 बिल्स पर मैंने कहा है, जिसमें कि ट्रिपल तलाक बिल पर जो मेरा अभिभाषण था वो मैं हमेशा याद रखूंगी। लेकिन मैं कहूं कि लाइफ इज अ कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड प्योरिफिकेशन। तो हर एक मुहूर्त में मैं सीख रही हूं और खुद को सुधारने का प्रयास कर रही हूँ।
आपका जो MP लैब फंड होता है उसको आपने कैसे इस्तेमाल किया है अभी तक? देखिए, नीड असेसमेंट करना पड़ता है। ऐसा है कि टॉप डाउन अप्रोच नहीं होना चाहिए, मैंने जो चाहा वो कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के साथ मिलकर मैं बहुत पदयात्रा करती हूँ, मैं लोगों के पास जाती हूँ और मैंने कहा मैं बड़े बड़े मंचों से परहेज रखती हूँ। गांव में बैठना, किसी के घर में जाके बैठ जाना, कहीं चाय पी लेना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी दरमियान 2 सालों में क्या हुआ कि लोगों ने अपने अपने डिमांड्स कहे और हर एक जो भी काम मैंने अभी तक MP लैड में कराया है, तो जो शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स की तैयारी हुई मेरे फील्ड विजिट के बाद ही हुई। तो हर जगह जाके मैंने देखा कि आवश्यकता है या नहीं है, ये करके हम लोगों ने काम किया। और मैं जो जितने भी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। एक तो MP लैड है, दूसरा बहुत सारे हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने हमें बहुत सहायता की है। तो इसका फर्क पड़ता है कि आपने प्रशासन में भी काम किया, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है आप जानते हो, और इसलिए काम कराना शायद थोड़ा आसान होता है। मैं विनम्रता के साथ कहूंगी कि ये एडवांटेज तो मेरा है जी, दूसरों की अपेक्षा में ये एडवांटेज है। और दूसरा है कि मैं बहुत सीनियर ऑफिसर थी उड़ीसा काडर की, तो मेरे जितने भी अभी है ऑफिसर सारे सहभागी हैं। कहा जाता है कि आप चीफ सेक्रेटरी भी बनने जा रही थी उड़ीसा में, बहुत सीनियर हो रही थी तो मुझे लगता है, लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट। आपके निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि महिलाओं को हमेशा ये गिल्ट फैक्टर रहता है कि बच्चे हैं, वक्त नहीं मिलता है, आपके क्षेत्र में आपको काम करना है, दिल्ली आना है, अभी आप शायद प्रवक्ता भी हैं, तो हाउ डू यू बैलेंस? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। देखिए, 24 साल प्रशासनिक सेवा में भी बहुत ही बिजी रही मैं, और इधर अभी राजनीति में भी कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता है जब मैंने 15 या 16 घंटा काम नहीं किया है। घर में पति हैं, 2 मेरे बच्चे हैं, और उसके बाद बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स भी हैं, बंधु बांधव जिसे हम बोलते हैं उड़ीसा में। तो मुझे लगता है कि महिलाएं मल्टीटास्किंग होती हैं, और हम बहुत स्ट्रैटेजिकली काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं कि किसी को मन में दुख ना हो। तो मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है। आज मैं जो भी हूँ उनके प्रेरणा की वजह से हूँ, उनके सपोर्ट की वजह से हूँ। अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं इतना अच्छा काम प्रशासनिक सेवा में भी नहीं कर पाती, और अभी राजनीतिज्ञ के हिसाब से, लोकसभा सदस्य के हिसाब से भी नहीं कर पाती। अंत में एक संदेश ना सिर्फ उड़ीसा के लोगों के लिए, लेकिन देश में जो लड़की आज पढ़ रही है और उनको लगता है कि राजनीति नहीं, ये क्षेत्र में मुझे नहीं जाना है, एक टिपिकल माइंडसेट होता है कि ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, उनको आप प्रेरणा कैसे देंगे? कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक फंक्शन में बुलाया गया था। मुझे पूछा गया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में आप एक अव्वल दर्जे की ऑफिसर रही हैं, आप कैसे कहेंगी कुछ सालों बाद कि राजनीति में भी आप सफल हुई हैं? मैंने उन्हें कहा था कि अगर 10 साल के बाद कोई माँ अपने बेटे को ये कहे कि डॉक्टर इंजीनियर मत बनो, उनकी तरह, अपराजिता सारंगी की तरह राजनीतिज्ञ बन के दिखाओ, तो मुझे लगेगा कि मेरा आना राजनीति में सार्थक हुआ। तो मुझे लगता है हम सब का कर्तव्य है, हम सब जो राजनीति में हैं, राजनीति की वर्तमान की परिभाषा को बदलना होगा। अथक परिश्रम करना है, नॉलेज गेन करना है, ज्ञान अर्जन करना है, और सार्थक वक्तव्य रखने हैं, प्रासंगिक होना है, और लोगों की लोकनीति और लोक सेवा के लिए राजनीति में आना है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस मानसिकता के साथ राजनीति करें तो हम निश्चित तौर पर कहेंगे कि राजनीति में आना हमारा सफल हुआ, और हमारी जर्नी सार्थक होगी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करना। तो ये थी आपकी महिला सांसद अपराजिता सारंगी की कहानी, जो आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आज के शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी कहानी। मुझे अनुमति दे। नमस्कार।
हमारे बहुत सारे साथियों ने जो हमने बढ़हल के बारे में लिखा है, फल के बारे में, सबने लिखा है कि बहुत नाम नहीं सुना, पहली बार सुना है। तो जाहिर है कि आम, अमरूद, अंगूर इन सबको तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है। सब्जियों में हम कटहल खाते हैं, इसका फल भी स्वादिष्ट होता है और कटहल के छोटे भाई कह सकते हैं बढ़हल को, है ना। और औषधियों के इसके जो औषधीय गुण हैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। तो वनस्पति शास्त्र में कटहल और बढ़हल मोरेशी कुल और ऑर्टोकार्पस गण के अंतर्गत आते हैं। इनकी वर्गीकरण जो किया जाता है उसमें ऑर्टोकार्पस गण है, उसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक ही वंश के होते हुए भी मंजरी दोनों में काफी अंतर है ना। बिल्कुल रेणु जी, और ये गुणकारी बढ़हल फल होता है और विलुप्त होता हुआ फल है। तो बढ़हल का पेड़ 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है और इसकी पत्तियां 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी और 15 से 20 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। खुरदरापन लिए हुए होती हैं ये पत्तियां, और इसका फल है गोल आकार के और बड़े बेडौल होते हैं। फल भी थोड़ा सा खुरदरा होता है, किंतु इतना पतला होता है कि इसको छिलके सहित भी खाया जा सकता है। यानी छिलका बहुत पतला मुलायम सा होता है, चिपका रहता है उससे। जी, और इसमें पौष्टिक तत्व जो है वो करीब 418.18 किलो के आसपास इसका एक मान होता है, जिसमें प्रति कैलोरी लगभग 100 ग्राम के आसपास होती है। और बढ़हल को अंग्रेजी में मंकी जैक और वानस्पतिक नाम जैसा आपने अभी लिया था कि आर्टोकार्पस लकुचा इसको कहते हैं। जी, तो और ये तो है, लेकिन संस्कृत में इसको लकुच शुद्र फणस कहते हैं। हिंदी में बढ़हल बरहल भी कहते हैं, और उड़ीसा में जियोतो कहते हैं, गुजराती में लकुच, मराठी में बोटोम्बा कहते हैं, मलयालम में चिंपा कुट्टू पिल्वू और बंगाली में दाहू देहुआ कहते हैं। उत्तरी भारत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अंडमान, मिजोरम यहाँ पर तो होते ही, और मिजोरम में इसे कहते हैं थिटेट कहा जाता है। अच्छा, और हमारे साथियों ने लिखा भी है कि हमने पहली बार सुना है, किसी ने लिखा है कि भाई हो सकता है कि हमारे प्रदेश में कुछ और नाम कहा जाता हो। जी, बरहल भी बोला जाता है। जी जी। और ये पेड़ करीब 8 साल की आयु पार करने के बाद फलना फूलना शुरू कर देता है। जनवरी फरवरी में फूल आने लगते हैं और अप्रैल मई और जून से अगस्त तक फल तैयार हो जाते हैं। इसके फूल की भी लोग पकौड़ी बनाकर खाते हैं, और फल की सब्जी, अचार, खटाई के तौर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। फलों का स्वाद खट्टा मीठा, तो वहीं जब ये कच्चा होता है तो स्वाद अधिक खट्टा हो जाता है। रहता भी है, सभी जानते हैं। सांभर में इसे डाला जाता है। नर फूल मादा फूलों से अलग लगे होते हैं। और इसकी हरी पत्तियों को दुधारू पशुओं के लिए उत्तम चारा माना जाता है, क्योंकि इनमें करीब 16% प्रोटीन होता है। इस पेड़ की लकड़ी में दीमक नहीं लगता है, इससे फर्नीचर, नाव आदि बनाई जाती है। कुछ लोग इसकी छाल को सुपारी के तौर पर भी खाते हैं, खासकर असम में। और इसकी छाल में 8.9% टैनिन होता है, इसलिए सुपारी के तौर पर खाते हैं, जो कि त्वचा रोगों में भी काफी गुणकारी होती है। ये मतलब ये पौधा ये पेड़ है ना। कर्नाटक में तो कच्चे बढ़हल को काटकर सुखाकर पाउडर बना लेते हैं। जैसे हमने कहा ना, खट्टा होता है, तो जाहिर है कि इमली के स्थान पर इसे डाला जाता है, यानी खटाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दाल चावल में इसका जूस डालने से स्वाद बढ़ जाता है। पके फलों को लिवर के लिए उत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें विटामिन ए और सी, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत होता है इसमें। ये डाइटिक फाइबर और पॉलीफेनोल्स का भी अच्छा स्रोत है। मोटापा, डायबिटीज़, घाव, फीता कृमि यानी कि टेप वर्म, स्किन एजिंग्स और हर्पीज जैसे अन्य, स्किन एजिंग यानी कि जिसमें उम्र बढ़ने जैसा होता है, तो त्वचा के लिए तो अच्छा है ही, तो जाहिर है कि एजिंग के लिए भी ये समस्या जो है दूर करता है। हर्पीज, इन सब रोगों से भी इससे छुटकारा मिल जाता है। और इसका फल खाने से तनाव में कमी, झुर्रियों से छुटकारा, आंखों की रोशनी में ये फायदा करता है, और साथ में बालों में मजबूती भी आती है। आयुर्वेद और अन्य जो पारंपरिक चिकित्सा में इसका उपयोग होता है। पीले रंग का बड़ा ही अनोखा फल होता है रेणु जी, और इसका उपयोग दांतों की दुर्गंध और अन्य परेशानियों को दूर करने में किया जाता है। पीला होता है, थोड़ा सा केसरिया टाइप का। हाँ, केसरिया मतलब एकदम बढ़िया वाला। जी। और इसकी जो लकड़ी के अर्क को माउथवॉश और टूथपेस्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि कब्ज दूर करने के लिए भी इसके बीजों को भून कर उबाल कर खाया जाता है। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं तो ये नहीं कि आप भून के खाने लग जाए उबाल के। मतलब ये सब भी चीजें जो है, क्योंकि चिकित्सा की राय तो लेगी, चिकित्सक की राय भी जरूरी है। और दूसरा ये कि वैसे भी बहुत दुर्लभ है, तो हम सब ने उसका कहना चाहिए कि प्रयोग नहीं किया है। लेकिन हाँ, ऐसा कहा जाता है, लिखा है बहुत सारी जगहों पर। और इसके बीजों के संरक्षण के लिए बीज बैंक में रखकर बचाने की मुहिम जारी है। जाहिर है गायब हो रहा है। बढ़हल के फलों को जैसे कि और चिड़िया और बंदर बड़े शौक से खाते हैं। इसके कारण बीज दूर दूर बिखर जाते हैं और फिर बरसात के मौसम में ये पौधे बन के उगाते हैं, तो बागों पार्क में लगाया जाता है।
और लगाना चाहिए, ताकि ये जो गायब हो रहा है तो हमें बहुतायत में मिले और फिर हमें ऐसा ना कहना पड़े कि ये बढ़ल का फल क्या होता है। बिल्कुल। और ये फल की बात तो हम लोग कर रहे थे, अब इसके साथ बातें बहुत सारी हम लोगों ने करी ना आज, तो अब हम बात करेंगे कि बातें कैसे हमारी चलती हैं। ऐसा? हाँ। गीतों के साथ नहीं चलती हैं? गीतों के साथ तो चलती है, लेकिन हम सोचे थोड़ा बातें कर लेते हैं तो बातों के साथ चला देते हैं। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ठीक है, बातें कैसे चलती हैं बताओ जरा सा। जब चलती हैं तो चलती चली जाती हैं या कभी कभी रुक भी जाती है ना? कभी कभी रुक जाती हैं, लेकिन बातों के पैर तो नहीं होते, लेकिन वो भी चलती हैं। कैसे चलती हैं कि वो मोबाइल पर कोई जा रहा है तो बात करता हुआ जा रहा है, ईयर पर लगाए हुए है और बातें चल रही हैं, और वो कितनी देर तक चलती हैं इसका तो पता ही नहीं चलता है। और इसी तरह जो बातें होती हैं ना, वो दीर्घकालिक बातें होती हैं, कभी लघु बातें होती हैं, सूक्ष्म सार्थक बातें, निरर्थक लच्छेदार बातें, रोमांटिक बातें और गप्पो भरी बातें, यानी कुछ तो उग्र बातें भी होती हैं, यानी बातों के रूप बदलते चले जाते हैं। क्या बात है ना? बिल्कुल सही तुमने कहा। दीर्घकालीन बातों से पता चलता है कि ये बड़ी लंबी दूरी तय करेंगी, और अब इसमें कितनी काम की बातें और कितनी व्यर्थ ये तो बाद में ही पता चलता है ना। काम की कम होती है, फिजूल की ज्यादा बातें होती हैं, लेकिन बातें तो भाई चलती ही रहती हैं, है कि नहीं जी। और जाहिर है कि इसको हम इसलिए चिंतित नहीं होते क्योंकि इसमें पैसे वैसे खर्च नहीं होते, पेट्रोल नहीं लगवाना होता है, चिंता नहीं होती है। फिर मोबाइल पर बातें करना जो है भाई, उसमें तो पैसा लगता है, लेकिन अब तो अनलिमिटेड का मामला आ गया है। फिर भी ज़रा सावधानी से आप सड़क पर चल रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए, एक किनारे पर खड़े हो जाए तब मोबाइल पर बातें करें, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो घर जाकर बातें करें। तो रास्ते चलते हुए इस तरह से फ़ोन आदि पर बात ना करें, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। हम जंगली हैं तो कैसे बातें करेंगे? भाई ये फिल्म का नाम है, चौंक गई तुम जी। बस इसीलिए तो बोला था, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि चौंका देती हैं। बिल्कुल, बातों का तो पता ही नहीं चलता है। भाई ये तो बात नहीं थी, केवल एक 3 अक्षर थे, लेकिन फिर भी चौंका देते हैं कभी कभी। लेकिन कुछ बातें जैसे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत छोटी सी होती हैं, जिन्हें लघु बातें कहते हैं, छोटी होती हैं, जैसे कि कहा जाता है हाँ समझ गया, अच्छा वही बात ना, तो कुछ इस तरीके की भी बातें होती हैं। और बातों का सिलसिला जब चलता है ना, तो जैसे छोटी बातें हैं तो जैसे फ़ोन पर कर रहे हैं तो कभी कभी नहीं ज़्यादा अटेंड करना तो बोल देंगे कि अरे बस थोड़ा बिजी हैं, थोड़ा अभी आवाज़ साफ नहीं आ रही, कुछ इस तरह के बहाने भी बना देते हैं। तो बहाने बता रही हो, खासकर नहीं, खासकर जब पत्नी का फ़ोन आ जाए तो वो कुछ लिस्ट लंबी बताने लगे तो कह देते हैं कि भाई थोड़ा बिजी हैं, थोड़ा दूसरी कॉल आ रही है, तो इस तरह करके वो सूक्ष्म बातें कर देते हैं उनकी, है ना। तो ये होती हैं लघु बातें, दीर्घ बातें भी होती हैं। लेकिन ये जो तुमने बहुत सारी चीज़ें बताई कि सिग्नल की समस्या बता दी जाती है, कभी कभी कहते हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है या कहीं व्यस्त हो, तो कुछ बहाने तो बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष लोग ऐसा करते हैं, हमारी बहनें भी कुछ तो कभी कभी करती होंगी ना। बिल्कुल है ना, कोई ऐसा अपना पसंदीदा धारावाहिक देख रही हो या कोई किताब पढ़ रही हो तो कोई फ़ोन आता है तो हमें बहाने बनाने ही पड़ते हैं। बिल्कुल, और टाला मोटली करके ऐसे बहाने तो फिर बन ही जाते हैं। तो बातें बहुत तरीके की हैं, बहुत छोटी बड़ी बातें तो हो गई, लेकिन उसमें जो कथ्य क्या है, तथ्य क्या है, उस पर और कहाँ पर जब हम बात करते हैं तो उनमें किस तरीके का रस आता है, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे क्योंकि अब समय समाप्त हो रहा है। तो सखी सहेली से इजाजत दीजिए रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार।